गुड मॉर्निंग। आज से हम रीट के लिए जो भी आरबीएससी की ओर से जो किताबें जारी की गई है उनका पर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बुक हम 10th से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मटेरियल 10th और 9th और 10th की किताबों से कवर हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हमने 10th की किताब को लिया है। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 10th क्लास का सिलेबस है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है स्वर्णिम भारत। देखिए, जो इसके क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो इस तरह हैं। जो पहला क्वेश्चन है, समुद्र पार भारतीय द्वीपों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है हमारा द्वीपांतर। किस बौद्ध ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है? तो ये है अंगुत्तर निकाय। ये पिछले 2018 के रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जनपदों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर था अंगुत्तर निकाय। तीसरा क्वेश्चन है, महाजनपद काल की अवधि कितनी मानी गई है? तो उसकी है 600 से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है, एक बार ये भी देख लीजिए। देखिए, ईसवी बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीखें, और ईसा पूर्व ईसा मसीह से जन्म के पहले की तारीखें। अब ईसा पूर्व कैसे चलेगा? जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो अब अगर हम यहाँ से चालू करें ईसा पूर्व से, तो 2021, 20, 19, तो इस तरह जो उल्टे क्रम में चलेंगी वो कहलाती हैं ईसा पूर्व। और ईसवी जो बाद में, जैसे 2021, 22, 23, तो ये कहलाती है ईसवी। तो ठीक है, तो महाजनपद काल की अवधि कितनी मानी गई है? 600 से 325 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है, महाजनपद काल व्यवस्था में कितने प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? उसमें 2 प्रकार थी, एक थी राजवंश और दूसरा थी गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र मतलब एक जनता के द्वारा चुना जाता था, और एक राजवंश जो पहले से ही प्रथा चली आ रही थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद काल में कौन से राजतंत्र शक्तिशाली श्रेणी में आते थे? देखिए, उसमें आते थे कोश, अवंती, मगध। तो ये थे जो कुछ पावरफुल राज्य थे। फिर क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था विद्यमान थी? तो वो था पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक स्वयं को जंगलाधर बादशाह कहते थे? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो वो है बीकानेर के। अब बीकानेर की राजधानी उस टाइम क्या थी? अहिच्छत्रपुर, जिसको कि आज वर्तमान में क्या बोला जाता है? नागौर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नागौर को अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। या फिर नागौर का पुराना नाम क्या था? अहिच्छत्र। महाजनपद काल का मत्स्य जनपद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जयपुर। महाजनपद मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? वो थी विराटनगर, जिसको कि हम आज बैराठ बोलते हैं। अब कालांतर में जो मत्स्य था वो चेदी राज्य था, मतलब एक चेदी राज्य था, उसका हिस्सा था मत्स्य जनपद। तो ये भी पूछा जाता है कि कालांतर में जो मत्स्य राज्य था वो किसका हिस्सा था? वो चेदी राज्य का हिस्सा था, और वर्तमान में वो किसका हिस्सा कहलाया बाद में? मगध राज्य का। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर व्यतीत किया? वो था विराटनगर, इसी को आज बैराठ बोला जा रहा है। विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बैराठ। आधुनिक ब्रज क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? इसको बोलते थे सूरसेन। और यहाँ पर किस वंश का राजा शासन था? वो था यादव वंश का।
और ये कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें सूरसेन में आते हैं? यह है भरतपुर, धौलपुर और करौली। और राजधानी इसकी क्या थी? मथुरा। ठीक है। प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहाँ है? प्राचीन शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान के सोरकोट में स्थित है। ठीक है। सिवी जाति के लोग कालांतर में कहाँ पर निवास कर रहे हैं? तो वो है मेवाड़ में। देखिए, मंदोर के पास 5 गुहा लेख, मतलब जो गुफाओं पर जो लेख बनाए जाते हैं उन्हें गुहा लेख कहते हैं, वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो सिवी जनपद है वो उसका प्रसार पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत चुने गए व्यक्ति को या प्रतिनिधि को जो शासन संभालता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहते थे संथागार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता था? उसको कहते थे अनुन्य विरोध। ठीक है। जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा गया है? संथागार। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। और घनानंद को किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। फिर अब पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। स्टार्ट हुआ था तो वंश मेनली जो मौर्य शाखा था, और आगे चल के यही क्या कहलाया? मौर्य वंश। ठीक है। अब पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? वह कौटिल्य या फिर इसी को चाणक्य बोला जाता है। और इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम बताइए क्या है? आप सब कमेंट में बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है। भारत का पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने किसी विदेशी से शादी की थी? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और वो विदेशी कौन था? सेल्यूकस निकेटर। देखिए, सेल्यूकस निकेटर था, उसको इसने हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसने बदले में अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया था। ठीक है। पर ये भारत नहीं आया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कौन सा ऐसा विदेशी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत आया था या उसके दरबार में आया था? तो वो था मेगस्थनीज। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का प्रमाण किन तमिल ग्रंथों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि किन ग्रंथों में, ये कौन से तमिल ग्रंथ हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का, दक्षिण विजय का प्रमाण मिलता है? तो वो 2 हैं, अहनानूर और मुरनानूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने किस जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो वो थे भद्रबाहु। ये पूछा भी गया है। ठीक है। इससे अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने अपना उपवास करते हुए शरीर त्याग दिया था? वो था श्रवण बेलगोला। और ये कहाँ पर स्थित है फिलहाल? मैसूर में, 298 ईस्वी में। ठीक है। तो मौर्य वंश का काल कितना रहा? 322 से, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा 322 से 298 तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का शासन काल था 298 से 272 तक। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगस्थनीज उसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के टाइम पे कौन उसके दरबार में आया था राजदूत बन के, जो कि मिस्र का था? वो था डायनीसियस। ठीक है।
अब एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वदान। उसके अनुसार बिंदुसार ने, मतलब बिंदुसार के अनुसार तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। और पहली बार उसने किसको भेजा था उस विद्रोह को दबाने के लिए? अशोक को। और दूसरी बार सुशीम अशोक का ही भाई था। ठीक है, इन दोनों को भेजा था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दिव्य वदान ग्रंथ से। ठीक है, तो अब बिंदुसार को जो यूनानी लेखक है उन्होंने क्या कहा है? अमित्रोचेटस। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंघसेन। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना, देखिए 2 राजदूत आए हैं, एक मिस्र का राजदूत था बिंदुसार के टाइम, डियामियसियस, और दूसरा आया था डायमेकस। और ये किसने भेजा था? एंटियोकस ने। और इसको किसने भेजा था? डियामियस को मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक को किन उपाधियों से, अब देखिए पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा है अशोक। अशोक का काल है 273 से 232 ईसा पूर्व तक। तो अशोक को किन उपाधियों से, किन नामों से जाना जाता है? देवनाम पिय और देवनाम पिय दस्सी। ठीक है, दक्षिण भारत के किस अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का नाम जितने भी उसने शिलालेख या गुहालेख लिखवाए थे उनमें इसका नाम कहीं भी अशोक नहीं है, लेकिन बस 2 ही हैं ऐसे जिनमें उसका नाम अशोक मिलता है, और वो है मास्की और गुर्जर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? वो था कारुवाकी। और वो कहाँ की राजकुमारी थी? विदिशा की। पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग युद्ध किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 261 ईसा पूर्व, मतलब 8वें वर्ष में। तो दोनों तरह से बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, या अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? वो था 8वें वर्ष। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग मारे गए थे। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? ये था नंदराज। ये हमें कहाँ से मिलता है जानकारी? हाथी गुफा अभिलेख से। फिर है अशोक को बुद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? श्रवण निग्रोध और उपगुप्त ने। देखिए अभी तक आपने देखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको जैन जो वो थे तीर्थंकर होते हैं या गुरु थे उन्होंने दीक्षित किया था, लेकिन अशोक को किसने किया था? बौद्ध ने। तो कहाँ से ली थी उन्होंने, किसने दिया था उनको? उपगुप्त ने और श्रवण निग्रोध ने। अशोक ने किसके स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था? देखिए अशोक की जो पहली नीति थी अपने शासन के 8 वर्ष तक थी, वो थी रणघोष या भेरी घोष, जिसको क्या बोला जाता है? युद्ध के लिए, युद्ध वाली नीति। ठीक है, और उसके स्थान पे उन्होंने क्या बोला था? धम्म घोष को अपनाया। धम्म घोष मतलब धर्म का प्रचार वाली जो नीति थी उसको उन्होंने अपनाया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किसका उपासक था? शिव का। और ये हमें जानकारी मिलती है राजतरंगिणी के अनुसार। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली या तोशाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट आ गया है, अब देखते हैं आजीविकों हेतु बराबर पहाड़ी पर अशोक द्वारा निर्मित 4 गुफाओं के नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अशोक द्वारा बराबरों हेतु, सॉरी आजीविकों हेतु, जैसे आजीविक वो होते हैं जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं, जगह जगह प्रचार करते हैं, तो उनको आजीवक बोला गया था। तो इनके लिए उन्होंने 4 गुफाएं बनाई थी अशोक ने, जिनका नाम है सुदामा, चापर, विष झोपड़ी और कर्ण। तो ये किस पहाड़ी पे है? बराबर पहाड़ी पर। अशोक ने भूमि का
भूमि कर 1/6 से 1/8 कर दिया था, ये हमें किस अभिलेख से पता चलता है? ये है रुमंदेई अभिलेख से। अनुसंधान क्या है? देखो, अशोक समय समय पर अपने कर्मचारियों को 5वें वर्ष बाद, हर प्रति 5 वर्ष पर धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजता था, और इसी को क्या कहा गया था? अनुसंधान। और टोपरा अभिलेख में एक साथ कितने अभिलेख मिले हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7। सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया था? तो वो था मोगलीपुत्र तिम्मस। ठीक है, अब बात करते हैं सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म यात्रा की, मतलब धर्म के प्रचार हेतु यात्रा की थी? वो थी 2 बार की थी। पहली बार की थी उन्हें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, मतलब कलिंग युद्ध के दूसरे वर्ष, और दूसरी की थी उन्होंने 20वें वर्ष में। और कहाँ की यात्रा की थी? पहली की थी बोध गया की, और दूसरी की थी लुम्बिनी, जिसको कि कपिलवस्तु भी बोला जाता है, इसकी। अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। और ये कहाँ कहा गया है उन्होंने? लघु शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों की स्थापना की, उन्हें क्या कहा गया? धम्म। नेक्स्ट है, किस अभिलेख के या शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों की आस्था प्रकट की है? वो है भाब्रू शिलालेख। देखिए, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी पूछा गया है कि बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ठीक है, बुद्ध, धर्म। बुद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए स्वर्ण दान देना, मतलब आप है ना, जैसे यात्रा करने भेजते थे और उस टाइम दान दिया जाता था सोने का, तो उसको क्या बोला जाता था? धम्म यात्रा। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था? ये था अशोक। और अशोक को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक को जो शिलालेख बनाने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो वो थे ईरानी राजा डेरियस प्रथम, या जिसको दारा भी बोला जाता है। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के खरोष्ठी लिपि में लिखा गए अभिलेख कौन से हैं? मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। बाकी सारे अभिलेख उनके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, मानसेरा व शाहबाजगढ़ी। फिर पूछा जाता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस श्रीलंकन राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम्पी उपाधि को धारण किया था? तो वो थे राजा तिस। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण कब हुआ? अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा। देखिए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। तो श्रीलंका में किसको भेजा था उन्होंने? महेंद्र को। तो उसी के समय से वहाँ पर पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार स्टार्ट हुआ। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के बाद मगध का राजा कौन बना था? कुणाल। और इसी को दिव्यवधार में धर्म विवर्धन कहा गया है। अशोक के बाद जो राजा बना था कुणाल था, और उसी को क्या कहा गया है दिव्यवधान में? धर्म विवर्धन। नेक्स्ट है, कुणाल का जो पुत्र था उसका नाम था दशरथ, और दशरथ ने गुफा बनाई थी, नागार्जुनी गुफाएं, वो आजीवकों को दान दी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि नागार्जुनी गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? तो है दशरथ द्वारा। सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी, और नागार्जुनी गुफाएं किसने बनाई है? दशरथ ने। ठीक है, अब है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ये भी पूछा गया है। और बृहद्रथ को किसने हराया था? इसको हराया था उन्हीं के एक मंत्री ने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कौटिल्य में कितने राज्यों की बताए गए हैं? मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके वो थे कौटिल्य गुरु, उन्होंने कितने प्रकार के अंग बताए हैं राज्य के? तो उन्होंने बताए थे 7 अंग। तो 7 अंग कौन कौन से हैं?
देखिए, सबसे बड़ा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सेना, फिर से दुर्ग। दुर्ग दो तरह का है, देखिए, एक छोटा वाला दुर्ग और एक बड़ा दुर्ग, दोनों में अंतर है इसमें। ठीक है। उपदा परीक्षण क्या होता था? देखिए, राजा द्वारा जांच करने के बाद किसी को मुख्यमंत्री या पुरोहित नियुक्त करना ही क्या है? उपदा परीक्षण। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन क्या कहलाता था? केंद्रीय प्रशासन को कहते थे तीर्थ। ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में 18 विभागों का वर्णन किया गया है और इन्हीं को क्या कहा गया है? तीर्थ। अब प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। तीर्थ का अध्यक्ष कौन कहलाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहलाता था महापात्र। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सन्निधाता। अर्थशास्त्र में कितने विभाग अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है? 26। अशोक के समय मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? वो था 5। उत्तरायण, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणपथ, मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा गया? धम्म। नेक्स्ट है हमारा देखिए, चाणक्य के अनुसार कानून के कितने अंग हैं? वो हैं 4। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। जिले के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा गया था? स्थानिक। मौर्य काल में प्रांतों का प्रशासन किसके पास होता था? वो होता था आर्यपुत्र या राजकुमार के पास। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? मतलब किस आधार पर किया गया है? वो है विषय के आधार पर। मौर्य प्रशासन काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये पिछली बार पूछा गया था, ये है गोप। मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गोप। गोप कितने गांवों का प्रशासन संभालता था? 10। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन हेतु कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। तो कुल कितना हुआ? 30। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल। मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? 5। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। मौर्य काल में न्यायालय के कितने भाग थे? न्यायालय 2 प्रकार का था, एक था धर्म स्थानीय और दूसरा था कंटक शोधर्म। देखिए, धर्म स्थानीय को क्या बोला जाता है? जो कि दीवानी मामले संभाले, मीन्स चोरी और ये छोटे मोटे मामले होते हैं। कंटक शोधक फौजदारी मामले, जैसे किसी का मर्डर हो जाना या फिर लूटपाट करना, ये आते हैं कंटक शोधक में। ठीक है। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वो था सम्राट। नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यावहारिक महापात्र। और सबसे ऊपरी न्यायालय कहाँ पर स्थित था? वो था पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? रज्जुक। ठीक है। इंडिका का लेखक किसे कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। वो है मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। नेक्स्ट है हमारा सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? ये हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि सातवाहन हमारे में है नहीं। अब देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? श्रीगुप्त को।
समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में खुद को क्या कहा गया है? श्रीगुप्त का प्रपौत्र, मतलब पड़पोता। किस किस गुप्त शासक के पास महाराज की उपाधि थी? घटोत्कच के पास। गुप्त वंश के किस शासक के पास महाराजा धीराज की उपाधि थी? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। किससे विवाह किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी से। गुप्त वंश किसके द्वारा चलाया गया? वो था चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और कब चला गया था? 319 ईस्वी में। ठीक है। और जो हरिसेन था वो किसका दरबारी कवि था? वो था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कौन आएगा? समुद्रगुप्त। तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया है? वह इलाहाबाद प्रशस्ति। इसके अनुसार, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण हो? मेघ पराक्रम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी मतलब यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री है? फाहियान। ये भी पूछा गया है। अब बात करते हैं, गुप्त सम्राट किस धर्म को मानते थे? वो था वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी क्या थी? उज्जैन। कौन सा गुप्त शासक कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था? समुद्रगुप्त। किस शासक को संगीत प्रेमी व कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य किन नामों से जाना जाता था? देवराज, देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? उन्होंने किया था वाकाटक राजा रुद्रसेन से। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को कब धारण की? शक विजय के बाद। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को दोबारा से किसने सही करवाया था? वो है स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने सिंहासन पर बैठने से पहले हूणों या मलेच्छों को हराया था? वो भी स्कंदगुप्त है। मुद्र राक्षस नाटक की रचना किसने की? वो है विशाखदत्त ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश महाकाव्य की किसने की? कालिदास ने। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके टाइम भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। गुप्त काल में स्थान किसे प्राप्त था? समाज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित किस आधार पर थी? जन्म आधारित। गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? 8। तो ये आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लेना। करेंगे 10th क्लास के। थैंक यू।